आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि भारत सरकार, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक को चलाती है, वो अपने इन खरबों रुपयों का मैनेजमेंट आखिर करती कैसे है? मेरा मतलब है, इतने बड़े पैमाने पर टैक्स पेयर्स का पैसा बिना किसी चूक के खर्च करना और फिर उसकी एक एक पाई का हिसाब रखना, ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं है, है ना? आज हम सरकार की उस अल्टीमेट रूल बुक को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाती है। इसे जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 यानी जीएफआर 2017 कहते हैं। इस सफर में हम समझेंगे कि पब्लिक फंड्स आखिर जनरेट कैसे होते हैं, उनका एलोकेशन कैसे होता है और सबसे जरूरी बात, इन पर इतनी गहरी नजर कैसे रखी जाती है। राष्ट्रपति भवन को सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम के एक प्रतीक के रूप में सोचकर देखिए। सरकार को चलाना किसी आम संस्था को चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक बेहद विशाल कॉरपोरेट एंटरप्राइज के रूप में देखिए, और इस सिस्टम में खर्च होने वाले हर एक रुपए के पीछे एक ठोस नियम होना ही चाहिए। यहाँ दांव बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए पूरे देश के मंत्रालयों और सरकारी विभागों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये नियम पुस्तिका एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, पब्लिक मनी की रूल बुक। दूसरा, वित्तीय औचित्य के मानक। तीसरा, वार्षिक बजट का निर्माण। चौथा, खर्चों पर नियंत्रण। और आखिर में, नुकसान और चूक का प्रबंधन। चलिए सीधे शुरू करते हैं भाग 1 से, सार्वजनिक धन यानी पब्लिक मनी की रूल बुक। ओके, तो चलिए इन थोड़े टेक्निकल लगने वाले शब्दों को समझते हैं जो नियम 2 में दिए गए हैं। सरकारी खर्च असल में दो मेन मॉडल्स पर टिका होता है, कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। इसमें सरकार सीधे सामान खरीदती है, उसका रखरखाव करती है और उपयोग के बाद खुद ही उसका निपटान करती है। लेकिन दूसरी तरफ है ओपेक्स मॉडल। इसमें विक्रेता ही सामान मुहैया कराता है, मेंटेन करता है और काम खत्म होने पर वापस ले जाता है। अब इन बेसिक बातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार के आगे के सारे फाइनेंशियल फैसले बिल्कुल इन्हीं मॉडल्स पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, वित्तीय औचित्य के मानक यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। अगर हम नियम 21 को देखें तो इसके अंदर सरकारी खर्च के कुछ बेहद सख्त गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं। पहला, खर्च कभी भी जरूरत या अवसर की मांग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। दूसरा, कोई भी अधिकारी अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी खर्च को मंजूरी नहीं दे सकता। और तीसरा, किसी विशेष व्यक्ति या ग्रुप के लिए तब तक कोई खर्च नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका कोई लीगल क्लेम या रिकॉग्नाइज सरकारी पॉलिसी ना हो। ये सारे नियम इसलिए हैं ताकि सिस्टम में पूरी तरह से अनुशासन बना रहे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि ब्यूरोक्रेसी की नींव असल में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिकी है। नियम साफ कहता है कि हर अधिकारी से ये उम्मीद की जाती है कि वो पब्लिक मनी खर्च करते वक्त बिल्कुल वही सतर्कता बरते जो एक आम समझदार इंसान अपना खुद का पैसा खर्च करते वक्त बरतता है। ये जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, ये इस पूरी प्रणाली को बेहद सेंसिटिव और अकाउंटेबल बना देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वार्षिक बजट का निर्माण यानी सरकार पैसे जुटाने और खर्चने का प्लान कैसे बनाती है। आइए देखते हैं कि ये प्लान एक्चुअल में बनता कैसे है। नियमों 42, 43 और 53 के तहत एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन तय की गई है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन इसके बीच बजट से पहले की मीटिंग्स और मंत्रालयों की बहुत गहरी स्क्रूटनी का दौर चलता है। उसके बाद ही वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला और बेहद सटीक तरीके से प्लान किया हुआ चक्र है। लेकिन एक सवाल उठता है कि संसद से आखिर पैसे मांगे कैसे जाते हैं। इसके लिए नियम 51 में अनुदान की मांग यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का प्रावधान है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो जिन खर्चों के लिए लोकसभा में वोटिंग की जरूरत होती है, उनके फॉर्मल एस्टिमेट को ही अनुदान की मांग कहा जाता है। आमतौर पर हर एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक अलग मांग पेश की जाती है। और सच कहूं तो यही वो प्रोसेस है जिससे मंत्रालयों को अपना काम करने के लिए एक्चुअल फंड्स मिलते हैं। अब चलते हैं भाग 4 पर, व्यय पर नियंत्रण यानी अब जब बजट मिल गया है तो ओवर स्पेंडिंग को कैसे रोका जाए। नियम 57 के तहत पेपर वर्क की हायरार्की बिल्कुल क्लियर कट है। खर्च पर नजर रखने के लिए डिसबर्सिंग ऑफिसर GFR 5 रजिस्टर मेंटेन करता है। उसके ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिसर GFR 6 और 7 फॉर्म के जरिए उन आंकड़ों की निगरानी और संकलन करता है। और आखिर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट GFR 8 फॉर्म के जरिए पूरे खर्च का एक कंसोलिडेटेड अकाउंट तैयार करता है। ये जो 3 टियर सिस्टम है, इसकी वजह से कोई भी खर्च बिना नजर में आए बच ही नहीं सकता। खर्च कंट्रोल करने का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है नियम 62(3) जो रश ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्च की जल्दबाजी को रोकता है।
अक्सर देखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में, खासतौर पर मार्च के महीने में, बचे हुए बजट को खत्म करने के लिए अंधाधुंध खर्च किया जाता है। ये नियम इस प्रैक्टिस को फाइनेंशियल औचित्य का सीधा उल्लंघन मानता है। इसलिए मंथली और क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है ताकि साल भर खर्च का बैलेंस बना रहे। पर सोचिए, क्या होगा अगर किसी एक स्कीम में पैसा बच जाए और दूसरी में कम पड़ जाए? यहाँ नियम 65 का पुनर्विनियोग या रीएप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट काम आता है। ये सरकार को लीगली फंड्स एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने की इजाज़त देता है। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, इसे कभी भी फ्यूचर के घाटे या डेफिसिट्स को छिपाने के इरादे से नहीं किया जा सकता। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दी गई है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, नुकसान और चूक का प्रबंधन, यानी अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है ये 50,000 रुपए का आंकड़ा। नियम 34 और 35 के मुताबिक अगर आग, बाढ़, चोरी या धोखाधड़ी की वजह से कोई भी नुकसान 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उसकी तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो जाती है। ये बिल्कुल एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है कि आखिर कितने नुकसान पर सिस्टम में अलार्म बजना ही चाहिए। हालांकि इस ब्यूरोक्रेसी का एक प्रैक्टिकल साइड भी है। नियम 33 के अंडर कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे 10,000 रुपए से कम के छोटे नुकसान या ऐसी असेसमेंट मिस्टेक्स जो बहुत देर से पकड़ी गई हों। उन्हें फॉर्मली रिपोर्ट करना जरूरी नहीं होता, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरा सिस्टम बस छोटी मोटी या ठीक न की जा सकने वाली गलतियों की रिपोर्टिंग में ही न उलझ जाए और अपना मेन काम स्मूथली करता रहे। लेकिन कोई भी टेक्निकल एक्सेप्शन बेसिक नियम को बदल नहीं सकता। नियम 37 एक बार फिर से उस ह्यूमन एलिमेंट पे जोर देता है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता है कि अगर किसी अधिकारी की धोखाधड़ी या लापरवाही की वजह से सरकार को नुकसान होता है तो उस अधिकारी को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इन तमाम फॉर्म्स और नियमों के पीछे जो अल्टीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो एक आम सिविल सर्वेंट ही है। तो इस पूरे एनालिसिस में हमने देखा कि पब्लिक फंड्स का लाइफ साइकिल बजट मांगने से लेकर स्ट्रिक्ट खर्च कंट्रोल और आखिरी जवाबदेही तक कैसे काम करता है। अब इसे एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये एनफोर्स करते हैं कि अरबों रुपए के पब्लिक मनी को बिल्कुल अपने खुद के पैसे जैसी समझदारी से हैंडल किया जाए, तो क्या इससे हमारा उन सिविल सर्वेंट्स को देखने का नजरिया नहीं बदलता जो रोजमर्रा के शासन को चलाते हैं? ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया और गहरा पर्सपेक्टिव है। आज इस विषय को गहराई से समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।